हेलो दोस्तों, कैसे हो आज आप लोग। आज हम लोग सीटेट पेपर 1 सीटीपी के टॉप 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 1 जनवरी 2022 में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है इसका, निम्न में से कौन सा नियत यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। यह कौन सा नियम है? तो ये जो नियम है वो नियम है हमारा विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है, ये नियम है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों का विकास एक सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य में होता है, ये सही है। बचपन वह अवधि है जिसमें 10 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा गया है, ये उचित नहीं है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती, ये तो प्रभावित होता है, ये भी गलत है। बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर निर्भर करता है, ये गलत है, क्योंकि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, तीसरा क्वेश्चन है, अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है। यानी पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट जो होती है वो क्रिया जो हमारा कहलाती है वो है अनुकूलन, अधिगम, समाजीकरण, परिपक्वता। यानी परिपक्वता होने पर ही पूर्व अनुमान लगा पाते हैं, तो ये परिपक्वता सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण का प्राथमिक और समाजीकरण का द्वितीय कारक। तो प्राथमिक, सबसे पहले जो बच्चे जन्म लेते हैं वो परिवार में, और परिवार के बाद वो विद्यालय जाते हैं, तो प्राथमिक हो गया परिवार, और दूसरा द्वितीयक हो गया विद्यालय। मीडिया द्वितीयक हो गया, ये 2 नंबर सही नहीं है। 3 नंबर में है विद्यालय मीडिया, ये भी सही नहीं है। चौथा है मीडिया पासपोर्ट, ये भी सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार है। ये नैतिक विकास के लगभग जो है 3 स्तर बताए थे, जिसमें 6 स्टेजेस हैं। तो उसमें जो पहला स्तर का दूसरा फर्स्ट स्टेज का जो दूसरा जो पहला स्तर का दूसरा स्टेज वो था कि दंड और आज्ञा पालन। इसमें जो इस एज के बच्चे इसमें आते हैं दंड और आज्ञा पालन में, तो इसका राइट ऑप्शन 3 होगा, दंड और आज्ञा पालन। उसके बाद है, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? क्रमबद्धता जो है वो किस शब्द में प्रयोग हुआ है? वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसे कहानी में कथन होना, स्थान जैसे अपने विद्यालयों का स्थानीय मानचित्रों। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा, वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करे तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार इनकी सोच के पीछे कौन सा तर्क है? जीववाद, केंद्रीयता, परिपक्वता, संक्रामक परिणाम निकालना। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो 2 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित था? सामाजिक संरचना, ये तो सबसे आसान है, सामाजिक संरचना पर था। लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों को स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो ये निजी संवाद का प्रयोग किया था, यानी व्यक्तिगत वार्ता जो होता है उस पर। उच्च स्वर में वार्ता, ये भी नहीं है। पार नहीं है, पार या ढांचा, ये भी नहीं है। स्व केंद्रीयवाद, ये भी नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? यानी प्रगतिशील शिक्षा। तो प्रगतिशील शिक्षा ये इफेक्टिव क्वेश्चन है, तो ये इसमें होना चाहिए ड्रिल और अभ्यास पर जोर देता है। इस पे तो ये गलत लगता है थोड़ा। योग्यता आधारित अस्थायी अलगाव, ये भी नहीं है। सहयोगितापूर्ण अधिगम, ये सही लग रहा है।
पुरस्कार और दंड का प्रयोग, ये गलत है। तो ये 3 नंबर हमारा राइट ऑप्शन है। क्योंकि कैसे कितना बार ये होता है कि हमें गलत क्वेश्चन को क्या करना है, गलत ऑप्शन को स्किप कर देना है, और जो राइट ऑप्शन जो होता है वो खुद हमको समझ में आ जाता है। तो ये बात पर ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे में दूसरे की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता, यह बुद्धि किस रूप को दर्शाती है? तो यानी दूसरे के बात को समझता है, तो ये कहीं ना कहीं आ जाता है अंतराव्यक्तिक बुद्धि। यानी जो दूसरे को बुद्धि को समझता है वो अंतराव्यक्तिक बुद्धि होता है, और खुद का जो खुद के बारे में समझता है वो होता है अंतःव्यक्तिक बुद्धि। यानी एक होता है इंट्रापर्सनल, एक होता है इंटरपर्सनल। तो इंटरपर्सनल जो होता है वो दूसरे के बारे में समझा जाता है, और इंट्रापर्सनल जो होता है वो खुद के बारे में। तो ये कहीं ना कहीं इंटरपर्सनल होता है, दूसरे के बारे में जो समझते हैं वो इंटरपर्सनल होता है, यानी अंतराव्यक्तिक बुद्धि होते हैं। ये अंतराव्यक्तिक बुद्धि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में कौन सा कथन प्रस्तावित है? अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है, ये गलत है। विद्यालयों को बच्चे को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, नहीं, उसको मातृभाषा में ही सिखाना चाहिए, ये भी गलत है। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ, हाँ ये बहुत इफेक्टिव क्वेश्चन है, हमको यही सही लग रहा है। ये सही राइट ऑप्शन इसका 3 ही होगा। नेक्स्ट है, जेंडर भूमिका है। जेंडर भूमिका क्या है? ये अधिग्रहित व्यवहार है, जन्मजात व्यवहार है, जैविक संरचना या अनुवांशिक निर्धारित है। तो ये अधिग्रहित व्यवहार है, जेंडर संरचना जो है वो अधिग्रहित व्यवहार है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जो सतत और व्यापक जो मूल्यांकन होता है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो उसका उद्देश्य जो होता है छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना, ये भी गलत ऑप्शन है, ये हमारा गलत है, ये नहीं होगा, ये गलत ऑप्शन है। उसका बाद छात्रों की समझ को आंकना और तथा शिक्षार्थियों को उसके अनुसार रूपांतरित करना, ये भी गलत है, रूपांतरित नहीं करना, ये भी गलत ऑप्शन लग रहा है हमको। उसके बाद छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, ये भी गलत है। छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना, इसका राइट ऑप्शन 2 होगा। छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षार्थियों के अनुसार रूपांतरित करना, ये सही है, राइट ऑप्शन इसका 2 होगा। अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को निम्न में किस बात पर ध्यान रखना चाहिए? मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करे? ये तो गलत है, ये तो सीधा गलत है। विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ये भी सही है। कौन सा तरीका अध्यापक स्वयं के शिक्षाचार्य पर चिंतन में मदद करेगा? ये भी सही है। कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी? ये भी सही है। इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होना चाहिए 2, 3 और 4। तो 2, 3 और 4 जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन सही होगा, 2, 3 और 4। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 2 ऑप्शन सही लग रहा है, तो आप 2 मार दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। पहला ऑप्शन है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध करवाए जाए, ये नहीं है। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए, ये भी गलत है। सरकारी विद्यालय में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए, ये भी गलत है। योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा का उपलब्ध कराया जाए, ये ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, 4 नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें है एक कथन दिया है और एक कारण दिया है। तो कथन पहला है कि पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री के दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाना चाहिए, बिल्कुल अपनाना चाहिए, ये बात सही है। शिक्षकों को अधिगमकर्ताओं की विविध पाठ्य आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा छात्र को उनके अनुकूलन बनाना चाहिए, ये भी सही है। यानी ये ए का सही कारण आर है, ये ऑप्शन सही होना चाहिए। तो यानी ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की, ये सही ऑप्शन है, ये हमारा सही ऑप्शन है, 1 नंबर ये हमारा सही ऑप्शन है।
एक बच्ची, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस पर अधिगम विकार की ओर इशारा करता है? डायरेक्ट है, जो लेखन संबंधी विकार जो होता है वो डिस्ग्राफिया होता है, और लेखन संबंधी डिस्ग्राफिया का दूसरा नाम है आलेख वैकल्य। तो आलेख वैकल्य जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को, पहला ऑप्शन है मानकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। दूसरा है शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। तीसरा है रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना और योगात्मक आकलन पर बल देना चाहिए। चौथा है पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करना और पुनः स्मरण पर बल देना चाहिए। तो हमको जो ऑप्शन लग रहा है वो 2 नंबर जो है वो सही लग रहा है, शिक्षा शास्त्र उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। 2 नंबर इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? तो सृजनात्मक अपसारी चिंतन, यानी बहुत सारे जो थिंकिंग कर रहा है, यानी अलग अलग दिशाओं में सोचना, वो कहलाता है अपसारी चिंतन। तो ये अपसारी चिंतन ही राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, सोचना, छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? सक्रिय अनुवंशन द्वारा, ये भी सही है। खेल द्वारा, ये भी सही है। पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, ये भी सही है। सहपाठी और वयस्कों के सहभागी, चारों ऑप्शन सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए 1 2 3 4, ये 4 नंबर इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूह में बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापक द्वारा सुझाई गई यह रणनीति कहलाती है खंडीकरण, कूटलेखन, स्वगीकरण, अनुकूलन। यानी पूरे जो लेटर है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके, खंड टुकड़ा करके सिखा रहा है, तो ये कहलाता है खंडीकरण। ये ऑप्शन जो हमारा राइट ऑप्शन है वो खंडीकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अधिगम की कौन सी दिशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? यानी विद्यालय में सबसे अधिक किस पर बल देना चाहिए? तो परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान अर्जन पर, ये सब ऑप्शन सही लग रहा है। विषय वस्तु को रटना, ये तो गलत है, क्यों रटना जिसमें आ जाएगा समझो वो ऑप्शन ही गलत है। दूसरे का निष्क्रिय अनुकूलन, ये भी गलत लग रहा है। उद्दीपन, अनुक्रिया, शुद्धार्थ व्यवहार का अनुबंधन, तो हमारा राइट सबसे इफेक्टिव जो लग रहा है ऑप्शन, वो लग रहा है हमको फर्स्ट ऑप्शन इफेक्टिव लग रहा है। इसमें से 2-3 लग रहा है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन ज़्यादा इफेक्टिव है, इसीलिए फर्स्ट के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों को पढ़ने को सुसाध्य करता है? पहला ऑप्शन है, सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती हैं और उनके सही उत्तरों के लिए उन्हें टॉफ़ी देकर के पुरस्कृत करते हैं। ये तो ज़्यादा टॉफ़ी देगा तो लालची बन जाएंगे, तो लालच का पड़ेंगे, तो ये ऑप्शन हमको सही नहीं लग रहा है, ये ऑप्शन काट के चलते हैं। परामति विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती हैं, और जो विद्यार्थी एक पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहते हैं। ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन 2 नंबर सही लग रहा है। और 3 नंबर जो है वो अनुरुद्धति नए शब्द का अर्थ समझने के लिए संदर्भ विविध संकेतों का इस्तेमाल करते हैं। 2 और 3 दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं। चौथा है, रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए कहती हैं तो वर्णन की परीक्षा में गलत करते हैं। नहीं, ये ऑप्शन गलत लग रहा है, तो हमको 2 और 3 के साथ चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 जिसमें होगा वो हम टिक कर देंगे, यानी 3 नंबर है, तो 3 नंबर के साथ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमता को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं? तो सबसे पहले पहला ऑप्शन है, अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा, ये तो गलत है। समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा, यानी अटल मतलब क्या होता है कि जो तरीका पूरा मतलब उसी का इस्तेमाल करना है और दूसरा कोई तरीका नहीं है, सिर्फ एक ही तरीका पर बल देता है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। तीसरा है, समरूपों का इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, यानी उसी जैसे प्रश्न को दूसरा रूप दे करके, उसी प्रश्न को किसी दूसरे रूप में समझा करके, तो ये तो तीसरा ऑप्शन सही है।
समरूप यानी उसी के रूप का दूसरा क्वेश्चन देकर के हम समझा सकते हैं। और रटन प्रणाली तो ऑप्शन सही होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करता है, यानी सार्थक अधिगम को कौन सुसाध्य करेगा। तो कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देने, यानी संदर्भ रहित यानी इसका कोई संदर्भ ही नहीं रहेगा तो वो कैसा अधिगम होगा। तो ये ऑप्शन पहला जो है ये सीधा गलत होगा। दूसरा, एक समस्या पर विभिन्न तरीकों से विचार के लिए प्रोत्साहित, हाँ एक समस्या पर अलग अलग तरीका से बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन हमको सही लग रहा है। और नेक्स्ट देखते हैं, रट्टा मार कर सीखने की प्रक्रिया, ये तो गलत है, रट्टा मारना ही नहीं चाहिए। शिक्षक द्वारा सैंपल पर लिखे गए शब्दों को उत्तर नकल करना चाहिए, ये भी इफेक्टिव नहीं है। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो इसका 2 ही होगा, राइट ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो भावना उत्पन्न होगी, यानी अपनी सफलता पर आंतरिक कारण, तो उसको गर्व होगा, यानी शर्म गुस्सा तो होगा नहीं, गर्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो बहुत लंबा हो गया इसके लिए सॉरी। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह अधिगम और को और अधिक प्रभावशाली बनाता है, ये सही है। 2 नंबर है, यह कुछ बच्चे को शिक्षा में वर्जित करने का मौका दे, ये गलत है। तीसरा, ये अध्यापक को निर्देश अवधि का काफ़ी समय बचाता है, ये भी गलत है। यह बच्चों को आगे पालन पैदा करता है, तो ऑप्शन नंबर जो 1 ही हमको इफेक्टिव लग रहा है, ये 1 ही सही होगा, यानी यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं, इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी जो बच्चे हैं उसके तो इसमें इस क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां, यानी कुछ ऐसा संकल्प है जिसके बारे में बच्चे को भ्रांति हो गई है, मतलब गलत धारणा उसके अंदर आ गया है, तो इसमें से कौन सही नहीं होगा। तो एक अध्यापक को बच्चे द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांतियों को सख्त रूप से प्रोत्साहित, सख्त रूप नहीं करना चाहिए, ऑप्शन गलत है। बच्चे और वयस्कों को वैकल्पिक संरचनाओं को भ्रांतियां गठन बहुत स्वाभाविक है, ये तो स्वाभाविक बात है, सही है, 2 नंबर सही लग रहा है। एक अध्यापक सुनिश्चित रूप से इन वैकल्पिक धारणा और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए क्योंकि ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण, हाँ ये 3 नंबर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, तो ऑप्शन हम 3 के साथ ही चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थी को सीखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, यानी मानवतावादी, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक संस्कृति, यानी व्यवहारात्मक पर ये बल दे रहा है, व्यवहारात्मक। ओके, आज के लिए इतना ही।